Hello beta, good morning everyone. Am I clearly audible and visible? Please give me reply in the chat. Am I clearly audible and visible? Okay, that's great. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं. ऑलरेडी लास्ट लेक्चर, एक लेक्चर हम कोवलेंट बॉन्डिंग पर कवर अप कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं इस टॉपिक को. एंड इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्डिंग की शुरुआत वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और वही टॉपिक अभी हमें आगे बढ़ाना है, उसे फिनिश करना है सबसे पहले. तो शुरुआत में क्या क्या हुआ? आई टोल्ड यू कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेजुअली डेवलपमेंट्स हुए. सबसे पहले ल्यूइस थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई. ल्यूइस ने इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में बताया, बॉन्डेड पेयर्स क्या होती हैं, लोन पेयर्स क्या होती हैं, और इस तरह का एक्सप्लेनेशन ल्यूइस थ्योरी में हमें मिला. इसके आगे आने वाली थ्योरीज ने कुछ और चीजें एक्सप्लेन की है, जैसे कि वीएसईपीआर थ्योरी एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर शेप्स. उसके बाद हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है, और हम कई बॉन्ड पैरामीटर्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. फिर उसके बाद में वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक का मेजर पार्ट है. लास्ट में जाकर एक थ्योरी हम और पढ़ेंगे एंड दैट विल बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो अभी जो अपना पूरी जर्नी है टॉपिक की, उसमें हम ल्यूइस थ्योरी मतलब सबसे पहली थ्योरी, सबसे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग पे हम फोकस कर रहे हैं. और बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक पर्टिकुलर मेथड से, जहां ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, उसमें एग्जांपल्स लेकर बताया था कि हाउ टू ड्रॉ द ल्यूइस स्ट्रक्चर्स. मैं आपको एक बार मेथड और बता दूं कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें खास तौर पे ध्यान देना. बेटा नोट्स बनाने पर पूरा फोकस रखिएगा, समझने पर फोकस रखिएगा. मेरी एक एक बात ध्यान से सुननी है और नोट करनी है, ठीक है? तो नोट्स आप प्रॉपरली बनाइएगा. जहां कुछ डिक्टेट करने की चीज आती है मैं डिक्टेट करूंगा. चैट बॉक्स में कुछ भी लिखने में टाइम वेस्ट ना करिएगा बेटा, कि आप देख सकते हैं अभी मैं कैमरा के सामने हूं, आप लोगों के सामने हूं. सो आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में जब देखूंगा आपको खुद ही इंडिकेट करूंगा कि यहां तक टॉपिक में यदि कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लिख कर बताइए, चैट में पूछ लीजिए, आपकी क्वेरीज डाल दीजिए, ठीक है? तो बीच बीच में मैं आपको समय दूंगा, जब हम डिस्कस करेंगे कोई डाउट्स होंगे तो. पर जब तक मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं केवल आपकी तरफ देख रहा हूं या बोर्ड पर अपना वर्क कर रहा हूं, तो आप भी मेरी बातें सुने और अपने नोट्स पर ही फोकस करें. इज इट ऑल राइट? राइट. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो मेथड टू ड्रॉ द ल्यूइस स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे बेटा. एक HNO3 तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू ड्रॉ इट. इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स जो हमने लिखे हैं, आइए उनका कंफर्म करें कि आंसर क्या है. हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. तो हमारी उस लिस्ट में एक पहला एग्जांपल था कार्बन डाइऑक्साइड. अब बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होगा, इसमें आपने कैलकुलेट किया होगा, तो यू माइट हैव गॉट 4 बॉन्डेड पेयर्स एंड 4 लोन पेयर्स. सो जस्ट लुक एट दिस. These are the 4 bonded pairs and 4 lone pairs in the molecule. Lewis structure of carbon dioxide is like this. दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर दो दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं. इसके बाद मैंने आपको सेकेंड एग्जांपल दिया था सल्फर डाइऑक्साइड. आपने कैलकुलेट किया होगा, तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड में आपको मिली हैं 3 लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और 6 लोन पेयर. एम आई राइट? चेक करते चलिएगा. अभी मैं सल्फर डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में अब आपसे पूछना चाहूंगा कि इज इट ओके और शुड आई ऐड समथिंग? टेल मी. कुछ कमी है क्या? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कमी है. इस स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट आएगा. मुझे पता है लास्ट लेक्चर में कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दें. तो मैंने कहा भी था कि जब हम इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे पहचाना जाए. आप मुझे बताइए, इसे आप सिंपल बॉन्ड तक तो लेकर आ गए थे, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 6 लोन पेयर.
आपने प्लेस कर ली थी। अब बेटा थोड़ा सा अपना आपको एक प्रैक्टिस, एक एक्सपीरियंस यूज करना होगा, यहां पर अपना नॉलेज भी यूज करना है कि जैसे इस ऑक्सीजन से हम स्टार्ट करते हैं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6। आप पहले चेक करिए इसके पास अनशेयर्ड कितने हैं, यानी लोन पेयर। तो अनशेयर्ड 4 है, मतलब 2 लोन पेयर हैं। इसका मतलब इसने आउट ऑफ 6 अपने 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में यूज किया। तो यदि ये डबल बॉन्ड बना है तो इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑक्सीजन इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट ऑफ सल्फर शुड बी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन। सल्फर पे आ जाइए। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ये भी ऑक्सीजन फैमिली में ही आता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन के साथ यूज किए, 2 का यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी पेयर इस सल्फर ने प्रोवाइड की है। क्रॉस टेली हो जाता है, कैसे? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और इस ऑक्सीजन ने अपने पूरे 6 इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड रखे हुए हैं। इसका मतलब यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने सल्फर से पूरी शेयर करवाने के लिए ली है, राइट? मैं आपको लास्ट लेक्चर में यह बात बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आगे आने वाली थ्योरीज ने यह प्रूव किया कि कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। तो ऑल्दो ऑन पेपर ल्यूइस स्ट्रक्चर में आप इसे ड्रॉ करते हैं, पर आगे आने वाली थ्योरीज में आप इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अलग तरीके से मतलब सिंपल बॉन्ड ही लिया जाएगा। कभी कभी सिंगल बॉन्ड रखकर प्लस माइनस चार्ज बताएंगे हम, और कुछ कुछ केसेस में जहां वैलेंसी एक्सपेंशन हो सकता है वहां इसकी जगह हम डबल बॉन्ड भी बताएंगे। पर उस सारे कॉन्सेप्ट को आप आगे वाली थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी तो हम फोकस्ड हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर्स पर। तो चलिए और कंफर्म करते हैं अपने फर्दर एग्जांपल्स को। बेटा तीसरा एग्जांपल हमारी लिस्ट में था सल्फर ट्राइऑक्साइड। टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हियर? बॉन्ड पेयर का नंबर लिख के बताइए जल्दी से। 4। और लोन पेयर कितनी है बेटा? लोन पेयर कितनी आई? 7। 7 आ रही है, 6 आ रही है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे रहे हैं। 6, 7 और 8, पता नहीं क्या क्या आंसर लिखे हैं आपने। प्लीज चेक दिस। सल्फर ट्राइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में आपने ऐसे 4 बॉन्ड पेयर्स रखे हैं। अब मैं बेटा लोन पेयर्स रख रहा हूं, इसमें लोन पेयर्स आनी थी 8। 8 इज द राइट आंसर, सो आई एम प्लेसिंग लोन पेयर्स। नाउ आफ्टर दीज लोन पेयर्स जस्ट चेक वन थिंग कि क्या कोई बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है? यहां पर होना चाहिए क्या? यस। उसी तरह से जो तरीका मैंने आपको यहां बताया उसके हिसाब से आप सोचिए। तो बेटा ये दोनों बॉन्ड जो सिंगल हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। सो दिस वाज द थर्ड एग्जांपल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। कंफर्म करिए, कुछ गलती है तो उसे सुधारिए, और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बाद में बताइएगा। अभी अगला एग्जांपल कंफर्म करिए। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल था सल्फ्यूरिक एसिड। इसके ल्यूइस स्ट्रक्चर में आपको मिले हैं 6 बॉन्ड पेयर्स। इज इट करेक्ट? अभी बेटा मैं ड्रॉ करते वक्त ऐसे कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन बना देता हूं। आपने सीधा भी ड्रॉ किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी चलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर शेप तो बताई नहीं थे ना इस थियरी ने। आपको सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, ओके? पर मुझे पता है कि इसका शेप क्या है, तो मैं सीधे नहीं बनाता हूं क्योंकि मेरी आदत ही उस तरह से बनी हुई है। अब बेटा मैं यहां पर लोन पेयर्स रखूंगा, तो इस ऑक्सीजन पर और इस ऑक्सीजन पर मैंने रखनी है 2-2 लोन पेयर। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, पिछले लेक्चर को याद करिए। और इन दोनों ऑक्सीजन पर मैंने रखनी है 3-3 लोन पेयर्स। एंड डोंट फॉरगेट कि आप OH को ऊपर नीचे दिखा रहे हैं और इन सिंगल बॉन्डेड O को लेफ्ट राइट में दिखा रहे हैं, तो दैट अगेन डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके? अब इस केस में भी वही, इतना स्ट्रक्चर आप हमेशा ड्रॉ कर लीजिए, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला डिसीजन आपको आखिरी में लेना चाहिए। एक बार बस चेक कर लीजिए कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। तो बेटा यहां पर जो दोनों सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उनका बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में आएगा। दिस इज द ल्यूइस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको दिया था, दैट वाज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आई एम श्योर कि इसमें आपने कैलकुलेशन तो सही कर लिया, पर स्ट्रक्चर में हो सकता है कि किसी ने कोई गलतियां की हो, तो प्लीज ध्यान देना। आपके कैलकुलेशन का रिजल्ट है 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, और बेटा मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। इतने तक ड्रॉ हो जाने के बाद अब मेरा क्वेश्चन है, मैं चैट में देखूंगा आपके आंसर। आप बताइए कि क्या मुझे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना है या बस ये ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर सही है? टेल मी, शुड आई प्लेस एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड? पहले y या n लिख के बता दो। शुड आई प्लेस एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? Most of you are saying yes. Okay, if yes, then how should I place the coordinate bond? I mean, what should be the direction of arrowhead? Arrowhead किसकी तरफ आएगा? ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर सही ही दे रहे हैं, पर गलत देने वालों को भी मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं बेटा। मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूंगा स्टूडेंट्स के नाम पर, सही और गलत मुझे दोनों आंसर्स मिले हैं। ये एक लेकिन अच्छी बात है कि मेजॉरिटी का आंसर सही है। बेटा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना, उसकी डायरेक्शन कार्बन की तरफ आएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड जो हम दिखा रहे हैं, इसमें एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा एंड दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स कार्बन। जिन्हें ये पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है वो बहुत ध्यान से देखें और बाकी सब भी ध्यान से सुने कि हाउ कुड वी कंक्लूड कि ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट आएगा और इसकी डायरेक्शन यही होगी। चलते हैं बेटा इस तरह से, एक काम करते हैं। देखो, आई डू वन थिंग कि मैं अभी इस बॉन्ड को सिंपल ही रहने देता हूं। सिंपल से मतलब ऐसा ट्रिपल बॉन्ड मानते हैं पहले तो, राइट? अब मुझे बताइए ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन दीज 2 एटम्स। अब हम चलते हैं थोड़ा अपोजिट मैनर में। कार्बन के खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। अब देखिए अनयूज्ड कितने? 2। तो यूज्ड कितने? 2, राइट? ऑक्सीजन के पास खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? आंसर इज 6। अब बताओ अनयूज्ड कितने हैं? 2। तो यूज्ड कितने हैं? 4 ऑब्वियसली। तो 6 में से यदि 2 अनयूज्ड हैं, इसका मतलब 4 यूज्ड है। अब आप आ जाइए कि जो 6 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहे हैं, बेटा इनमें कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन का आ रहा था? 2, और ऑक्सीजन का 4। अनइक्वल हुआ ना? तो डबल बॉन्ड बनने में तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए थे, परंतु एक पूरी पेयर ऑक्सीजन की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो बेटा एक बॉन्ड यहां पर हम ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक दिस। सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कार्बन की तरफ डायरेक्टेड कैसे आया। अब बेटा आफ्टर दिस मैंने आपको 3 स्पीशीज चार्ज्ड वाली दी थी, चार्ज्ड स्पीशीज दी थी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। इनमें मैंने आपको तरीका भी बता दिया था कि आप क्या करेंगे। सो आई स्टार्ट विथ कार्बोनेट आयन। इट वॉज देयर इन आवर लिस्ट ना, कार्बोनेट आयन। आपने कैलकुलेशन सही किया है, यदि किया है तो ओके। तो बेटा यहां पर 4 बॉन्ड पेयर्स आएंगी। तो कार्बोनेट की 4 बॉन्ड पेयर्स ये मैंने देखिए प्लेस कर दी। कार्बोनेट में अब मैं रखने जा रहा हूं लोन पेयर्स। तो आपका कैलकुलेशन यदि आपने किया है तो आंसर सही आ रहा होगा कि यहां पर लोन पेयर आ रही है 8। तो बेटा आई एम प्लेसिंग 8 लोन पेयर्स। नाउ इट इज एडवाइजेबल कि आपको जो फॉर्मूला में चार्ज दिख रहा है वही चार्ज आप इस स्ट्रक्चर में पहले प्लेस करेंगे, ठीक है? यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डिसीजन बाद में लीजिएगा तो स्ट्रक्चर सही बनेगा, नहीं तो आप यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनको सोचने लगेंगे और कंफ्यूज होंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीजन यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके अनयूज्ड दिख रहे हैं। यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के अनयूज्ड हैं, इसका मतलब इस शेयरिंग के लिए
उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन चुराया है बेटा। तो ये जो चोरी वाला इलेक्ट्रॉन है ना दोनों ऑक्सीजन के पास, उसको लेकर हमने इन दोनों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज प्लेस किया है बेटा। मतलब इनके खुद के इलेक्ट्रॉन के अलावा इनके पास एक और इलेक्ट्रॉन था जिसको इन्होंने कार्बन के साथ शेयरिंग में यूज किया, तो इट इज इक्वल शेयरिंग। चार्ज्ड ऑक्सीजन है, मतलब अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। चार्ज्ड ऑक्सीजन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के अपने 4 ही होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ यूज हुए और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरफ यूज हुआ। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आएगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यहां पर दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है और यह कार्बोनेट का ल्यूइस स्ट्रक्चर है। अभी से थोड़ा सा एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, आगे जाकर हम वीबीटी और जब एक रेजोनेंस फेनोमेना पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, तब जाकर यह प्रूव होने वाला है कि कार्बोनेट आयन में ये जो चार्ज है ये तीनों ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कई लोग स्ट्रक्चर बनाते वक्त इस चार्ज को यहां ब्रैकेट लगाकर बाहर -2 भी लिख देते हैं, वो भी सही माना जाएगा। ये चीज आगे जाकर प्रूव होगी। अभी दिस मच इज ओके एंड दिस मच इज इनफ। आइए 2 एग्जाम्पल अपने और बचे हैं, उनको कंप्लीट करें, समझ लेते हैं। तो बेटा एक एग्जाम्पल है अपनी लिस्ट में NO2+। इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको रिजल्ट मिला होगा अपने कैलकुलेशन में दैट देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 4 लोन पेयर्स। तो स्ट्रक्चर तो इतना हो गया। नाउ शुड आई प्लेस एनी चार्ज? इसे फॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं जो आपने प्लेस किया था। अब आप खुद इलेक्ट्रॉन का पहले हिसाब किताब लगा लो। ये जो फॉर्मल चार्ज रखना होता है ना, इसके लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो आप सिर्फ ये चेक करो कि कौन क्या लाया था और अभी उसने कितना यूज किया, क्या कोई इलेक्ट्रॉन मिसिंग है या एक्स्ट्रा है, ये चेक करना है। तो बेटा ऑक्सीजन को मैं देखूं यदि दोनों को, तो आउट ऑफ 6 उनके पास 4 अनयूज्ड है, मतलब 2 यूज्ड है ना। नाइट्रोजन को चेक करिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, अभी यूज्ड कितने हैं? यूज्ड इलेक्ट्रॉन है 4। इसका मतलब आउट ऑफ 5 1 इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, एंड इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, what should I represent here? The positive charge on nitrogen. So this is the structure of NO2+ ion. इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, that is NO2-। इसमें आपने कैलकुलेशन किया होगा बेटा, तो आपको 3 बॉन्ड पेयर मिली होंगी, 3 बॉन्ड पेयर्स, और लोन पेयर का नंबर यहां पर 6 आ रहा है। ये देखिए मैंने प्लेस कर दिए सब। और अब बताइए वेयर शुड आई प्लेस दिस नेगेटिव चार्ज? मैंने ये कहा जरूर है कि ये प्रैक्टिस से आएगा, पर कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लगेगी, बस थोड़ा सा अटेंटिव रहने की बात है। तो बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज किसको देना चाहिए मुझे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है इस बॉन्डिंग में? ऑक्सीजन पर। यस, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। NO2 नेगेटिव आयन को नाइट्राइट आयन बोलते हैं, NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। नाम पर अभी मत जाइए, अभी बॉन्डिंग पर ही फोकस्ड रहिए। धीरे धीरे जहां जैसा रिक्वायर्ड होगा हम डिस्कस करते चलेंगे। तो बेटा चेक करिए, ये स्ट्रक्चर्स आपने भी वही ड्रॉ किए हैं, कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। इज इट कंप्लीटेड? एक बार चेक कर लो। और यदि किसी को कुछ डाउट है तो अब मैं आपका जो चैट बॉक्स है ये चेक कर रहा हूं। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करूंगा इधर। कार्बोनेट आयन में बेटा चार्ज है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आएगा। चार्ज आप पहले सेटिस्फाई करिए, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब। लोन पेयर लगाने का तरीका है बेटा, जो सुनिए, जिन्होंने लोन पेयर प्लेस करने में कुछ गड़बड़ी की है उनको मैं बता दूं कि लोन पेयर लगाने के लिए आपको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। बॉन्डेड पेयर तो आपने रख ली, बचे हुए इलेक्ट्रॉन जैसे ऑक्टेट पूरा करना है या हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट पूरा करना है, तो बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है उनको लोन पेयर के फॉर्म में प्लेस करते हैं।
मॉलिक्यूलर आयन जितने भी थे, इनमें फर्स्ट स्टेप बेटा केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन प्लस या माइनस करना थे आपको, बस। रिमेनिंग आर सेम, अदर स्टेप्स विल रिमेन सेम। ओके, डबल बॉन्ड का पता कैसे लगेगा बेटा? पिछली बार बताया था ना, एक एक पेयर पहले प्लेस कर दो, फिर भी यदि आपने कैलकुलेट की हुई बॉन्ड पेयर पूरी नहीं होती है तो आप उसमें और फर्दर प्लेस करिए। बुरहानुद्दीन, इतनी बार लिखने से भी यदि आपका आंसर नहीं दिया है मैंने, तो आप ये मानकर चलिए कि इट इज नॉट अ रिलेवेंट क्वेश्चन। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में एक स्टेटमेंट दिया था, आप हर स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए लेक्चर में, कि टॉपिक में बाद में आएगा, स्पेशल केसेस ऑफ बॉन्डिंग की बात होगी, तब जाकर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे बात होगी। मॉलिक्यूलर आयंस के लिए बेटा, मॉलिक्यूलर आयंस के लिए केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, नेगेटिव हो तो बढ़ाने हैं। बाकी के स्टेप्स वैसे ही फॉलो करना है। ओके, नाउ आई कंटिन्यू बेटा। सो आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस, और आपने सॉल्व किया था तो ये कंप्लीट भी हो गया होगा। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा, अब अभी जो आपने मेथड दी है, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑक्टेट रूल इज फॉलोड बाय द सेंट्रल एटम। यदि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको डायरेक्ट सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डेड एटम की वैलेंसी से रिलेट करते हुए स्ट्रक्चर ट्राई करना पड़ेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, इन बातों को समझने के लिए हम मॉलिक्यूल्स को पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके एक बार चेक करना चाहेंगे। सो सी द केस, टाइप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। इसमें कैटेगरी 1 है मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। Ca मतलब सेंट्रल एटम, मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। अभी तक के सारे केसेस जो हमने देखे, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाले ही केसेस थे बेटा। फिर भी यहां पर इस लिस्ट में आई शैल राइट सम ऑफ द एग्जांपल्स कि जो मॉलिक्यूल्स कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं उसमें कौन कौन आते हैं। कंप्लीट ऑक्टेट वाले में आप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, इन सभी को ले सकते हैं जिनका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन अब कैटेगरी नंबर 2 देखिए। कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। Ca abbreviation is central atom. So molecules with incomplete octet of the central atom. बेटा फर्स्ट कैटेगरी पे तो सभी बातें हो चुकी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, लोन पेयर आइडेंटिफाई करना एंड एवरीथिंग। बट अब अपनी कैलकुलेशन वाली मेथड इन पे नहीं लगेगी।
So first of all, try to understand the examples of this category. BeCl2, BF3, AlH3, etc. These are the examples जहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है. तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब होता है बेटा वहां पर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब जैसे बेरिलियम क्लोराइड लीजिए, हियर आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. तो बेटा बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम्स के साथ में शेयर करता है. क्लोरीन बीइंग अ हैलोजन possesses 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसके इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से एक शेयरिंग में यूज हुआ है. सो दैट हैज बीन शोन हियर. अब इसके बाद BF3 लेते हैं. बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 फ्लोरीन है जो कि मोनोवेलेंट एटम्स हैं. तो फ्लोरीन के साथ बनेंगे सिंगल बॉन्ड, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ BF3. सिमिलरली इन AlH3 also, aluminium has 3 valence electrons and all the 3 electrons are used in bonding with hydrogen. So these are the structures. और इनमें अपना कैलकुलेशन मेथड काम नहीं करेगा. इसे आप सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किस तरह के एटम से उसका बॉन्डिंग हुआ है, उसकी वैलेंसी क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे. अदर देन दैट बेटा हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी और होती है. ये होते हैं मॉलिक्यूल्स विथ expanded octet of the central atom. Molecules with expanded octet of the central atom. वर्ड expanded octet को कई जगह पर सुपर ऑक्टेट भी लिख दिया जाता है, बट expanded octet is more common. सुपर ऑक्टेट या expanded octet. आइए समझते हैं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब और कौन से तरह के मॉलिक्यूल्स में है. वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी इज PCl5. PCl5 में फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसने सभी क्लोरीन 5 क्लोरीन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यूज किया. बेटा क्लोरीन के वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. So here are the 7 valence electrons of chlorine, जिसमें से 6 यूज नहीं हुए और 1 का यूज हुआ है. तो बेटा यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिर से लाइक दिस. ये इस तरह का स्ट्रक्चर PCl5 का है. तो फास्फोरस के सराउंडिंग 10 इलेक्ट्रॉन है. बेटा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था, और जैसे कि आपकी आदत है कि हमारा क्वेश्चन शायद 8-10 बार एक साथ लिख देंगे तो कंसीडर किया जाएगा, तो प्लीज ये बात ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है. जो क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे उनके आंसर हम क्लास में देंगे, ध्यान रखिए. तो अपने आप को कंट्रोल भी करिए. ऐसा मत सोचिए कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और हमने उसे ईगो पर ले लिया. मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि लास्ट लेक्चर में किसी स्टूडेंट ने सिंगलेट लिंकेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा था. तो बेटा यदि मैंने आंसर तब नहीं दिया था, इसका मतलब है कि आगे कहीं मैं या तो बताऊंगा या वो हमारे काम की चीज नहीं है. ठीक है, आपको इतनी मैच्योरिटी खुद से लानी पड़ेगी कि उसका मीनिंग आप समझें. वर्ड्स में आपको रिप्लाई दिया जाए, दिस इज ऑलवेज नॉट कंपल्सरी. सिंगलेट लिंकेज की एक थ्योरी दी गई थी जब PCl5 जैसे केस में यह सजेस्ट किया गया था कि इसमें फास्फोरस और 2 क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है. ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है. बट दैट थियरी जो सिंगलेट लिंकेज की थियरी थी, इट कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, और जब उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया तो आगे चलकर मतलब ऑक्टेट रूल को मेंटेन करने की, रिटेन करने की कोशिश की गई थी ल्यूइस के द्वारा. पर बाद में ये जो डिवीजन दिया है ना बेटा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का, ये ल्यूइस ने खुद एक्सेप्ट किया है.
तो पीसीएल 5 में एक सिंगलेट लिंकेज की थियरी आई जरूर थी, बट इट वॉज डिस्कार्डेड एंड नो वेयर वी हैव टू स्टडी दैट थियरी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिए। पीसीएल 5 के बताइए फास्फोरस के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इज इट करेक्ट ना बेटा? इसी तरह का एक SF6 मॉलिक्यूल भी सुपर ऑक्टेट के केस में ले सकते हो आप। दिस इज SF6। चेक करना बेटा, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और फ्लोरीन के पास होते हैं 7। तो 6 फ्लोरीन सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर रहेंगे और सभी फ्लोरीन पर 3-3 लोन पेयर आपको शो करनी है, लाइक दिस। This is the structure, and this is the structure categorized as superoctane structure. आप चाहें तो एक एग्जांपल इसमें और ऐड कर लीजिए, HCF4। बेटा जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 8। आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें उसके पास बच गई है 2 लोन पेयर, क्योंकि आउट ऑफ 8 उसने यूज किए हैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स। So these are the examples of superoctane या expanded octet. More than 8 electrons surrounding the central atom. Careful रहिएगा, अपनी कैलकुलेशन वाली मेथड इन दोनों कैटेगरीज पर अप्लाई नहीं करें। केवल ऑक्टेट रूल जहां फॉलो होता है उन्हीं के लिए अप्लाई करें। बेटा कई स्टूडेंट्स एक और चीज ले लेते हैं कि ऑक्टेट रूल दुनिया में हर जगह हर मॉलिक्यूल में लगेगा। प्लीज इस बात को क्लियर कर लीजिए कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के टाइप्स मैंने बताए ना, यह डिवीजन ल्यूइस ने खुद दिया है, जिसने ऑक्टेट रूल दिया था। मतलब आप इस बात को समझिए कि आगे वाली स्टडीज जो हुई उसमें ये सब बातें वेल प्रूव हो गई कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले केस भी नोन है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले भी नोन है। और ये बात खुद किसने कही है? जिसने ऑक्टेट रूल दिया था उसने, मतलब ल्यूइस ने। सो आई सपोज दीज मेनी थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड दिस फिनिशेस द ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, ल्यूइस थ्योरी फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। यदि कुछ डाउट्स हैं तो फिर से मैं 1 मिनट के समय में आप लोगों की जो भी क्वेरीज है वो चेक करूंगा, बताइएगा। बेटा कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ये पता कैसे लगेगा, तो मुझे ये तो बताइए क्या पता लगाना चाहते हैं आप? अभी बात हुई है केवल मैं आपको एक फॉर्मूला दूं और आप उसका ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए, केवल इतनी हमें कैपेबिलिटी चाहिए। वी मस्ट बी कैपेबल ऑफ दिस मच पार्ट। जेनॉन के कंपाउंड सिंथेसाइज हुए हैं बेटा, कभी पी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे वहां पर यू विल कम अक्रॉस। जेनॉन के कई कंपाउंड सिंथेसाइज हो चुके हैं। ऑफ कोर्स फ्री मोनो एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और वही इसका स्टेबल फॉर्म है, बट इट्स कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड, दे आर नोन। सेंट्रल एटम पहचाना जाता है हाईएस्ट कोवेलेंसी एटम से, जिसकी कोवेलेंसी सबसे ज्यादा है। चार्ज बेटा फॉर्मूला में होगा तो स्ट्रक्चर में भी लगाना है। ऑक्टेट रूल वैलिड है या नहीं यह पहचानने का तरीका है बेटा, सुनिए ध्यान से, कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड एटम की वैलेंसी, यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेंट्रल एटम के खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितनी वैलेंसी के एटम्स उसके साथ जुड़े हैं। बेटा हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स जो दिख रहे हैं
इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, मैंने कहा ना ये स्टेबल है और ये क्लासिफिकेशन ल्यूइस ने खुद ही दिया है। ClF3 बिल्कुल सुपर ऑक्टेट में आएगा बेटा। PCl3 कोवेलेंट होता है, PCl3 कोवेलेंट है बेटा। सुपर ऑक्टेट हैलोजेंस के साथ बनेगा जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग भी होती है। जेनॉन का XeOF2 बना सकते हो आप। जेनॉन के सारे कंपाउंड सुपर ऑक्टेट के ही केस होंगे। सेंट्रल एटम हाईएस्ट कोवेलेंसी एटम होता है बेटा। इन पॉइंट्स के आंसर मैंने पहले भी दिए हुए हैं। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ल्यूइस थ्योरी, बोर्ड पर फोकस करिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ल्यूइस थ्योरी स्टडीज जो आगे बढ़ी, क्योंकि ल्यूइस ने सिर्फ हमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब कि किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग कैसे होती है, और एज अ सिंगल यूनिट मॉलिक्यूलर आयंस वगैरह कैसे एग्जिस्ट कर पाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह के कॉन्सेप्ट भी ल्यूइस ने इंट्रोड्यूस किए। पर अब जब स्टडीज आगे बढ़ी तो पॉइंट ये आया कि यदि, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बोनेट आयन है सपोज, या मीथेन मॉलिक्यूल है, तो इसमें कार्बन के आसपास जो बॉन्डेड एटम है, मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बोनेट में ऑक्सीजन, इनका एक डिफाइंड अरेंजमेंट होता है बेटा, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, और यह ज्योमेट्रिकल पैटर्न वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम पर डिपेंड करता है, और इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर शेप्स। तो मॉलिक्यूलर शेप्स का जो कॉन्सेप्ट है वह एक नेक्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया, जिसे VSEPR थ्योरी के फॉर्म में हम जानते हैं। सो प्लीज मेंशन द हेडिंग VSEPR थ्योरी। हेडिंग दीजिएगा बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इन शॉर्ट इसे VSEPR थ्योरी के फॉर्म में हम जानते हैं। द शॉर्ट फॉर्म यूज्ड फॉर दिस थ्योरी इज VSEPR theory. The words VSEPR, they are here: valence shell electron pair repulsion theory. हेडिंग दीजिएगा VSEPR theory, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन theory। ब्रैकेट में मेंशन करिए यह थ्योरी किस पर्पस से दी गई है। तो शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, इसे एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर शेप्स का मतलब है कि बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल कैरेक्टर का है, मतलब एक सेंट्रल एटम के आसपास जो बॉन्ड की पोजीशन होती है वो फिक्स्ड ओरिएंटेशन के साथ होती है। बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड है मतलब बॉन्डेड एटम की पोजीशन फिक्स्ड होती है। तो अब यह पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, तो इसे हम की कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। वैसे तो यदि आप थोड़ा सा हेडिंग के इन वर्ड्स पे फोकस करोगे ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बहुत सिंपल है। फिर से सोचिए इस इन वर्ड्स को। किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के, ध्यान से सुनना, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के आसपास जो बॉन्डेड एटम होते हैं उनका अरेंजमेंट इस बात पर डिपेंड करता है। कौन सी बात पर डिपेंड करता है
कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल होती है और यह रिपल्शन ऐसी फिक्स्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर को प्लेस करवाता है कि सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में रहे और स्टेबिलिटी वाइज वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कि सपोज सेंट्रल एटम से 3 एटम जुड़े हुए हैं, तो अब आप सोचिए मिनिमाइज्ड रिपल्शन आपको कब मिलेगा? जब 3 एटम को आप कैसा रखें, टी शेप में रख लें 3 एटम को? नहीं, रिपल्शन मिनिमाइज तब होगा, सिस्टम मिनिमम एनर्जी की स्टेट में तब आएगा जब एक सेंट्रल एटम से जुड़े हुए 3 एटम्स को आप ट्राइगोनल प्लेन में अरेंज करें। मैं ये वाला एग्जांपल एक बार आपको शो करके बताता हूं कि देखिए हमारे पास सपोज ये एक सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले 3 एटम है, तो अब मिनिमाइज्ड रिपल्शन तब होगा जब ये 3 बॉन्डेड एटम्स का सेपरेशन एंगल, द सेपरेशन एंगल इज 120 डिग्री। सारे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये स्टेट इसकी मिनिमम रिपल्शन की स्टेट होगी। यही वीएसईपीआर थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है कि किसी मॉलिक्यूलर शेप को कौन गवर्न करता है, तो सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन मॉलिक्यूलर शेप्स को गवर्न करता है। जो जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा आपको नोट करने हैं बेटा। अभी वीएसईपीआर थ्योरी के की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, जैसा मैं कहूं वो पॉइंट्स आप नोट करिए। वीएसईपीआर थ्योरी हेडिंग दिया है, ब्रैकेट में आपने लिखना है शेप्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंटिन्यू राइटिंग। According to this theory, the shape of a covalent molecule depends on total number of electron pairs surrounding the central atom. Total number of electron pairs surrounding the central atom. सेकेंड पॉइंट मेंशन करिए, the valence shell electron pairs of the central atom repel one another and are placed at the position of minimum repulsion and hence maximum stability of the molecule. फिर इसके बाद एक और पॉइंट नेक्स्ट लिखिएगा, the extent of repulsion of electron pairs follow the order और जो अभी आप स्क्रीन पर बोर्ड पर देख पा रहे हैं ये ऑर्डर लिखिए, लोन पेयर, ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर।
मीनिंग सब मैं समझाऊंगा बेटा, अभी समझाना तो स्टार्ट ही नहीं किया है मैंने, पहले मैंने लिखवा दिया है सो दैट आप बीच में कुछ लिखने की कोशिश ना करें, जब समझना है तब सिर्फ समझना है। तो बेटा इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा, अभी तो ये पॉइंट ऐड करके रखो। The repulsion of electron pairs follow the order, and lone pair repulsion is slightly greater than the repulsion of a lone pair with a bond pair, and this repulsion is still slightly greater compared to the repulsion of two bonded pairs, right? Okay, अब एक और लास्ट पॉइंट नोट करके रखिएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में the molecular shapes can be determined by using AXE method. AXE method. AXE capital. अब बेटा ये AXE मेथड क्या है, आई विल एक्सप्लेन, सो देयर इज नथिंग टू वरी। अब आप लिखना स्टॉप करिए और मेरी बातें ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यदि सेंट्रल एटम से 3 एटम बॉन्डेड है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ एक जनरल लॉजिक लगाओ कि उन तीनों को हमें ऐसा ओरिएंट करना है कि उनका रिपल्शन मिनिमाइज्ड रहे। तो बॉन्डेड एटम मतलब बॉन्ड पेयर्स है उनके बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल होंगे, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन मिनिमाइज करने का तरीका है कि उनको ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए, एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, तो इसी बेसिस पर हम उनका शेप रिलेट कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल एटम से 3 बॉन्डेड एटम पर हमने डिसाइड किया कि यदि इनका सेपरेट करने का एंगल 120 डिग्री रख दिया जाए तो रिपल्शन मिनिमाइज होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, राइट? अब इसी तरह से ये तो 3 बॉन्डेड एटम की बात कही मैंने, अदर केसेस क्या होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए यहां पर हम एक मेथड स्टडी करते हैं, AXE मेथड कहा जाता है इसे, विच इज वेरी सिंपल, नथिंग इज स्पेशल इन द मेथड, केवल यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा। AXE मेथड में फॉर्मूला चेक करिएगा आप, फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर शेप निकालने के लिए बात हो रही है, AXNEM, इस नंबर को आप ले लीजिए, ये फॉर्मूला नोट करिए और इसका मैं मीनिंग बताता हूं। बेटा यहां पर जो AXNEM ये नंबर आपको दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें अलग अलग टर्म्स का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि यहां A सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज का सेंट्रल एटम, X बॉन्डेड एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेंट्रल एटम है ये। देन यहां पर जो N लिखा है मैंने X के साथ, ये नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहां जो E दिख रही है टर्म, ये होगी लोन पेयर्स, E रिप्रेजेंट्स लोन पेयर और लोन पेयर्स, एंड स्मॉल m से मैंने E का नंबर इंडिकेट किया है, सो दिस इज द नंबर ऑफ E, मतलब लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब बेटा ये जो X और E के नंबर्स हमने मेंशन किए हैं, मतलब स्मॉल n और स्मॉल m से,
इसे बोला जाता है, द सम ऑफ द टू इज नोन एज स्टेरिक नंबर। इसे बोलते हैं स्टेरिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। स्टेरिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। यहां तक आप नोट करें, फिर मैं आपको इसका पूरा एप्लीकेशन बताता हूं। एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। बस इतने समय तक हमें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि पता नहीं इन बातों का क्या रिजल्ट निकलने वाला है। रिजल्ट बहुत आसान निकलेगा, जो आप खुद से भी रिजल्ट ड्रॉ कर पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। बस पहले इतना नोट करके कंप्लीट कर लो। AXN मेथड में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इससे n+m वैल्यू से स्टेरिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम हम निकाल लेते हैं, और बस स्टेरिक नंबर से शेप रिलेट होंगे। तो अभी भी बेटा मैं आपके डाउट्स नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखिए। मैं आपको अलाउ करूंगा तभी डाउट्स लूंगा, क्योंकि अभी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है बेटा, सिर्फ लिखने का ही काम तो हुआ है अपना। नाउ आई विल रिलेट द थिंग्स, और फिर समझाने के बाद एप्लीकेशन लेवल में यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही होगी तो फिर बात करेंगे हम। सो आई होप यू हैव रिटन दिस मच। ये नोट कर लिया है आपने? ओके, आगे बढ़ते हैं। VSEPR थ्योरी और मॉलिक्यूलर शेप्स। VSEPR थ्योरी और मॉलिक्यूलर शेप्स, आइए इसका एप्लीकेशन शुरू करें। VSEPR थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर शेप्स। अब बेटा जो VSEPR थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर शेप्स अपना हेडिंग है, इसमें सबसे पहले आई एम टेकिंग अ कॉलम कंटेनिंग स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, ठीक है। इस कॉलम में हम स्टेरिक नंबर लेंगे और पर्टिकुलर स्टेरिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा ये हम तय करेंगे। तो स्टेरिक नंबर को हमें रिलेट करना है विथ मॉलिक्यूलर शेप, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप वाले पार्ट में हम कई सारी और चीजों को भी ऐड करके समझेंगे। जैसे आप अपना एक जनरल लॉजिक लगाइएगा बेटा, कि यदि स्टेरिक नंबर 2 है, स्टेरिक नंबर 2 है, तो सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले बॉन्डेड एटम यहां पर होंगे 2, और मुझे उन्हें रखना है मिनिमम रिपल्शन की पोजीशन पर। सोचिए, मुझे उन्हें रखना है मिनिमम रिपल्शन की पोजीशन पर। तो कैसे प्लेस होंगे वो, आप इमेजिन करिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। बेटा ये दोनों पेन को आप ध्यान से देखिए। सेंट्रल एटम वहां जहां मैंने दोनों पेन को होल्ड किया, मैं इन दोनों को मिनिमाइज रिपल्शन की स्टेट में रखना चाहता हूं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ऑब्वियसली ऐसा 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 टिल्टेड नहीं रख सकते। यदि हम इसको सीधा ऐसा ही रखते हैं तो इन दोनों का सेपरेशन एंगल 180 डिग्री होगा। यहां सेंट्रल एटम होगा, यहां 2 बॉन्डेड एटम्स हो जाएंगे, और कहलाएगा कि मॉलिक्यूल लीनियर शेप एक्वायर करेगा। लीनियर शेप विथ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, राइट। तो मॉलिक्यूलर शेप्स निकालते वक्त हम स्टेरिक नंबर 2 वाले केस में, स्टेरिक नंबर हमने लिया 2, और यहां पर मॉलिक्यूलर शेप लेंगे लीनियर, और इसमें होगा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इसे मैं अभी जनरलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करूंगा। तो बेटा ये सेंट्रल एटम की पोजीशन मान लीजिए, और इसके साथ मैंने जोड़ दिए 2 एटम्स लाइक दिस, और मैं इस मॉलिक्यूल की कैटेगरी रख रहा हूं A
AX2, ये मॉलिक्यूल की कैटेगरी है बेटा। AX2 पे लीनियर शेप मिलता है हमें मॉलिक्यूल का। अब आते हैं स्टीरिक नंबर 3 के केस से, क्योंकि यहां से लोन पेयर वाली बात स्टार्ट होगी। यदि इस केस में लोन पेयर होना बेटा AX1 और E1, सो दैट विल बी डायटोमिक स्पीशीज। तो डायटोमिक स्पीशीज तो हमेशा लीनियर ही होती है, वहां शेप की कोई बात नहीं आएगी। तो वो जो अपना लोन पेयर का इफेक्ट वाला पॉइंट है वो स्टीरिक नंबर 3 से स्टार्ट होगा। तो 3 में आपके पास दो केस हो सकते हैं, या तो सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले तीनों बॉन्डेड एटम ही हो, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है AX2 E1, ये हो सकता है बेटा केस। यदि AX2 E1 है या AX3 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हर एक स्टीरिक नंबर के साथ में फिक्स्ड है, जिसे आप चाहें तो यहां साथ में ऐड भी करके रख सकते हैं। ये जो मैं लिखूंगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कहलाएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टीरिक नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री मैंने लिखा लीनियर होती है, और 3 में इसे ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को। स्टीरिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री वर्ड का मतलब है कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम सेपरेशन के साथ हमें प्लेस करना था। सो दैट वे यदि तीनों पेयर बॉन्डेड पेयर है, इधर फोकस करना बेटा, तीनों पेयर यदि बॉन्डेड पेयर है मतलब बॉन्ड बनाने वाले एटम वहां जुड़े हुए हैं, तो ये सिचुएशन आएगी ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में। ये देखिए ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। और अब आप इमेजिन करिए ये AX2 E1 जो मैंने लिखा है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि वी विल हैव अ सेंट्रल एटम, बट द सेंट्रल एटम विल possess one lone pair and will have the 2 bonded atoms। जब इसके पास में एक लोन पेयर और 2 बॉन्डेड एटम होंगे, तो बेटा इमेजिन करिए यहां पर आ गई एक लोन पेयर, एक पोजीशन पे बनना था ट्राइगोनल प्लेन, पर एक पोजीशन पे आ गई है लोन पेयर, ठीक है। और इस एक लोन पेयर के अलावा 2 बॉन्डेड एटम्स हैं विच आर इन अ बेंट अरेंजमेंट। केयरफुली देखिए, तो स्टीरिक नंबर 3 है तो 2 केस हुए, या तो सेंट्रल एटम से 3 एटम्स बॉन्डेड है, इन दैट केस द मॉलिक्यूलर शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। द बॉन्ड एंगल इन दिस केस विल बी, बॉन्डेड एटम्स को सेपरेट करने वाला एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री होगा। एंड आई एम मेंशनिंग वन मोर थिंग कि यदि यहां पर एक लोन पेयर आ गई तो आपको मॉलिक्यूलर शेप मतलब बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट बेटा क्या आ रहा है, बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे बेंट या फिर लिखेंगे वी शेप्ड। और बेटा मैंने एक ऑर्डर लिखा है, जरा ध्यान देना उस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन का। तो होता यह है कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ट्राइगोनल प्लेन में अरेंज्ड है, पर एक लोन पेयर है तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बेंट या वी शेप्ड कहलाएगा। और इनका सेपरेट करने वाला एंगल, जिसको मैंने वो इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन के बारे में जो बताया है उससे आप रिलेट करके सोचिए। सो यू विल गेट द आंसर कि इसमें जो बेटा बॉन्ड एंगल मिलेगा ये 120 डिग्री से कम मिलने वाला है। कितना कम होगा ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा, सो इट विल बी लेस देन 120 डिग्री। कितना कम होगा ये अलग अलग एग्जाम्पल में, इस कैटेगरी के अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग वैल्यू आएगी। बेटा मैं अभी आपको एक और केस बताता हूं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि रिमेनिंग केसेस को हम उसके बाद लेंगे, पर पहले एक और केस लेते हैं स्टीरिक नंबर 4 वाला। इतनी तैयारी करके हम आपस में फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा स्टीरिक नंबर जब 4 होता है तो सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसके सराउंडिंग होंगे, जिनको मिनिमाइज्ड रिपल्शन पे रखना है, बताओ कैसे रखें, कैसे रखा जाए। स्टीरिक नंबर 4 मतलब सेंट्रल एटम के आसपास 4 पेयर को आपको अरेंज करनी है या 4 एटम्स को अरेंज करना है।
स्क्वायर प्लेन गलत है, स्क्वायर में अरेंज करें, नहीं स्क्वायर प्लेन नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर प्लेन में तो 90 डिग्री एंगल आएगा और आप तो पूरा 3D स्पेस ऑक्यूपाई करवा सकते हैं ना। 90 डिग्री से बड़ा एंगल पॉसिबल है, यस, इट इज टेट्राहेड्रल। बेटा टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, यहां मैं ड्रॉ करता हूं टेट्राहेड्रल शेप, या एक काम करते हैं स्टीरिक नंबर 4 के केसेस में इधर ड्रॉ कर लेता हूं, आप अपने नोट्स में उस तरफ ही रखिएगा इनको, एक ही तरफ आप, चलो एक काम करते हैं यहां ड्रॉ कर लेते हैं। स्टीरिक नंबर 4, बेटा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसी होती है, वैसे ये 3D स्ट्रक्चर है जो मैं आपको आगे प्रेजेंटेशंस में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी नहीं है ये, तो आप स्क्रीन पर इसको देखिए, बोर्ड पर देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इस केस में होती है टेट्राहेड्रल, और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ही मॉलिक्यूलर शेप होगा, लेकिन कब, जब सारे एटम सेंट्रल एटम से बॉन्डेड ही होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगी। तो AX4 टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है वह टेट्राहेड्रल शेप का होता है, और बेटा इस टेट्राहेड्रल शेप में बॉन्ड एंगल की वैल्यू आती है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री भी लिखा जाता है। तो यहां किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच का आप सेपरेशन एंगल देखोगे, सो दैट विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। अब केस नंबर 2 और 3 इसमें और देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारा मॉलिक्यूल इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, रिकॉल करना मैंने आपको AXE मेथड में AX और E के साथ जुड़े हुए सभी टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दिए हैं। तो AX3E1 ये केस है। व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग ये हुआ कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, पर 3 बॉन्डेड एटम है और 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्डेड एटम है और 1 लोन पेयर है। तो यहां पर अब जो बेटा टेट्राहेड्रॉन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पेयर तो टेट्राहेड्रली ही अरेंज्ड हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो टेट्राहेड्रली ही अरेंज्ड होंगी, पर अब एक पोजीशन पर लोन पेयर आ गई। तो ये जो टेट्राहेड्रॉन की ये वाली पोजीशन है, इसे मैं हटाता हूं और यहां पर मैं शो करता हूं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन। कुड यू अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो टेट्राहेड्रली ही अरेंज्ड हैं, पर मॉलिक्यूलर शेप अब आप टेट्राहेड्रल नहीं बोलकर कहेंगे इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल। टेल मी, इज इट क्लियर कि ये ट्राइगोनल पिरामिडल है? पिरामिड दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिड। बेटा इसमें ये जो 3 पोजीशन है ना, एक ऐसे नीचे बाहर की तरफ उधर निकल रही है, एक पोजीशन इस तरफ है, एक पोजीशन इस तरफ है, ठीक है, जस्ट लाइक अ ट्राइपॉड, ठीक है, वैसे ये प्लेस्ड है। और टेट्राहेड्रॉन की चौथी पोजीशन ऊपर की तरफ निकली होती है लाइक दिस। तो अब यदि लोन पेयर है तो किसी एक पोजीशन को आपने ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर मान लिया, इसलिए पिरामिडल शेप का अपीयर होगा मॉलिक्यूल। अब आप थोड़ा सा सोच के बताना, एक फॉर्मूला में यहां और लिख रहा हूं AX2E2, शेप सोच के बताओ अब क्या होने वाला है। अब क्या होगा बेटा, आउट ऑफ द 4 पोजीशंस only 2 positions are occupied by atoms while the remaining 2 positions are occupied by lone pairs। इसे हम फिर से लिखेंगे बेंट, या फिर हम लिख सकते हैं वी शेप्ड। और बेटा दोनों ही केसेस, चाहे पिरामिडल हो या वी शेप्ड हो, इसमें आप बॉन्ड एंगल्स की वैल्यूज लेस देन 109.5 डिग्री लिख दें। तो मैंने अभी तक आपको केवल स्टीरिक नंबर 2, 3 और 4 के केसेस बताए हैं। अब मैं आपके चैट बॉक्स को चेक करूंगा, तो यहां तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है
तो प्लीज मुझे बताइए, इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, बस आपको अपना जनरल लॉजिक लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर्स। आगे के भी आंसर आप खुद निकाल पाएंगे और आगे मैं आपसे ही ज्यादा काम करवाने वाला हूं, तो आप इसे कंप्लीट करिए नोट करके भी, एंड देन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। ट्राइगोनल प्लेनर लिखा है बेटा, टीजीपी मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा यदि लीनियर रखने जाओगे तो दो लोन पेयर कहां रखोगे, उन्हें भी लीनियरली प्लेस करना पड़ेगा और एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। AX2 E2 की बात हो रही है, हाउ कैन वी प्लेस लीनियर? चार पेयर है ना, चार पेयर को मिनिमाइज करना है, रिपल्शन मिनिमाइज करना है उनका। लेस देन 109 डिग्री एंगल आ रहे आने का कारण, या 120 डिग्री, बेटा ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं। ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं, मतलब यदि एक ही टाइप की इलेक्ट्रॉन पेयर होती तो इस तरह से अरेंज होती, पर लोन पेयर के आ जाने से लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्डेड पेयर से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि लोन पेयर पर केवल एक न्यूक्लियस का होल्ड होता है और बॉन्डेड पेयर पर एक से ज्यादा न्यूक्लाई का, मतलब दो न्यूक्लाई का होल्ड होता है। तो रिपल्शन की एक्सटेंट दोनों की अलग अलग हो जाती है, इसलिए ये डिफॉर्मिटी आती है एक तरह से, कि जैसे बॉन्ड एंगल यहां तो 120 था, अब तीन एटम्स की जगह दो एटम और एक लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर भी रिपेल तो करेगी और बल्कि थोड़ा सा ज्यादा रिपेल करेगी, तो लोन पेयर के कारण बॉन्डेड पेयर्स थोड़ी सी इधर दब जाएंगी, आपस में क्लोज आ जाएंगी, क्योंकि लोन पेयर से उसका सेपरेशन एंगल इंक्रीज होगा। राइट और बताइए यदि कुछ डाउट्स हैं तो आई एम चेकिंग योर स्टेटमेंट्स इन द चैट बॉक्स। बेटा यदि AX1 है और E कुछ भी है तो AX1 का जरा मीनिंग तो खुद से सोचो, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम ही एक ही है, इसका मतलब डायटोमिक है, और डायटोमिक तो लीनियर ही होते हैं ना। (109 degree 28 minute is written as 109.5 degree. AX2 E1 लिखा तो है बेटा, 120 डिग्री से कम आएगा। लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। ओके अब बेटा हम क्विकली आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग केसेस को यहां पर ऐड करेंगे। बेटा जिसने, आप रिपीटेडली एक क्वेश्चन लिखते हैं, AX1 E3 के बारे में मैंने अभी तो आंसर दिया बेटा, तनिष्क। लेस देन 109 डिग्री वाला केस ये है ना, AX3 E1 और AX2 E2, ये दो केसेस हैं। एनसीईआरटी में कोई मेथड नहीं है इस तरह की जो आज आप पढ़ चुके, ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, या हाँ VSEPR थ्योरी गिवन है बट नॉट इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पे नहीं है वो। हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्लैरिटी रखते हुए चीजों को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और एक बात, मैंने किसी भी केस में एक भी एग्जाम्पल नहीं बोला है, क्योंकि वो टारगेट आपके लिए दूंगा मैं, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आप खुद से डिसाइड करोगे कि यह मॉलिक्यूल कौन से शेप में कैटेगराइज होगा।
अनिरुद्ध बेटा मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। ax1 और e की कोई भी वैल्यू हो, इसका मैंने आंसर दे दिया है। अब आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा लेक्चर की। ax4 का ये रहा बेटा टेट्राहेड्रल वाला, ट्राइगोनल पिरामिडल में 109.5 डिग्री से कम आएगा। एग्जाम्पल बेटा आपको खुद मैं दूंगा और उसमें से डिसाइड करना होंगे कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी में है। अब आपको इस लेक्चर के बाद में होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा, तो एप्लीकेशन लेवल आपको समझ में आ जाएगा बेटा उससे। सो आई कंटिन्यू विद द टॉपिक। बेटा ध्यान रखिए, हमने अभी स्टेरिक नंबर 2, 3 और 4 के केसेस लिए हैं। 4 में मैंने ये जो 3 ड्रॉ किए हुए हैं, ये ax4 का केस है, ये ax4 है, उसके पास में ax3e1 वाला केस है, ax3e1, एंड देन आफ्टर ax2e2 वाला भी केस आपको दिख रहा है यहां पर। अब बेटा आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेरिक नंबर। नाउ दिस टाइम द स्टेरिक नंबर इज 5. This time the steric number is 5. स्टेरिक नंबर 5 के बारे में सोचिए बेटा। मैं आपको बताता हूं कि 5 वाले केस में आपको कैसी पोजीशंस मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या मिलेगी। तो बेटा जहां स्टेरिक नंबर 5 होगा, हियर आई ड्रॉ, तो एक सेंट्रल एटम के आसपास आपको 5 पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट सोचना है। इसमें 3 तो सेम प्लेन में आ गए, ट्राइगोनल प्लेन बना, 1 अबव द प्लेन है, 1 बिलो द प्लेन है बेटा। यहां से कुछ और बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। तो ये वाला जो केस है, इसे मैं स्टेरिक नंबर 5 में जो शेप लिखूंगा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, वह इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को हम लिख रहे हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जस्ट वेट, आई विल राइट इट अगेन। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फॉर स्टेरिक नंबर 5 is trigonal bipyramidal. इन शॉर्ट हम इसे टीबीपी भी लिखते हैं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। दिस इज द अरेंजमेंट। अब बेटा यह अरेंजमेंट आपको मिलेगी केस नंबर 1, जब आपके पास ax5 हो, a0, ठीक है, ax5 हो, तब आपको ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है। यहां पर कुछ एक स्पेशलिटीज है। नंबर 1, यहां बॉन्ड एंगल 2 टाइप के मिलेंगे बेटा। यहां आपको बॉन्ड एंगल मिलने वाला है 120 डिग्री। ये सारे एडजेसेंट जो एक प्लेन में है, उनके एडजेसेंट एंगल्स 120 डिग्री के होंगे और साथ में 90 डिग्री वाले एंगल्स भी होंगे। बेटा ये तीनों इसके या इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पर हैं। ऑफ कोर्स एक एंगल 180 डिग्री वाला भी इन दोनों के बीच में है, पर कॉमनली हम जो मेंशन करते हैं वो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल मेंशन करते हैं। तो यहां पर 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स आएंगे। बेटा अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, केयरफुली सुनिएगा। इस अरेंजमेंट में यदि हमारे पास फॉर्मूला ax4e1 आ जाए, ax3e2 आ जाए, या फिर ax2e3 आ जाए, जितने केस मैं बता रहा हूं कॉमनली यू विल कम अक्रॉस दीज टाइप ऑफ केसेस ओनली। इनके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, पहले इतने तैयार कर ले वही बहुत है। तो बेटा ये जो केसेस आएंगे,
इनमें अब एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मुझे लोन पेयर रखनी है, तो 4 बॉन्डेड आइटम रखने हैं और 1 लोन पेयर रखना है। तो लोन पेयर के लिए हमारे सामने 2 चॉइसेस दिख रही है। वीएसईपीआर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है? वीएसईपीआर थ्योरी बताती है कि लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिनिमम रिपल्शन की जगह को ऑक्यूपाई करे, जिससे कि सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट कर सके। तो बेटा यहां पर जब लोन पेयर आप रखने जाएंगे ना, तो आपके पास में 2 टाइप की चॉइसेस हैं। यहां पर मैं हाईलाइट करता हूं, ये जो 2 टाइप की चॉइसेस हैं इनको मैं शो कर रहा हूं। बेटा ये जो रेड रीजन मैंने शो किया, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। जो रेड रीजन दिख रहा है ये इक्वेटोरियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ब्लू रीजन है इसे एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। यहां मैं साइड में शो कर देता हूं, ब्लू वाले रीजन को एक्सियल पोजीशन कहा जाएगा, रेड वाले रीजन को, मतलब उस पोजीशन को, इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाएगा। और लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन फील करती है, या कहिए लोन पेयर बॉन्डेड पेयर को भी ज्यादा रिपेल करती है। तो लोन पेयर के कंफर्ट की पोजीशन याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं, लोन पेयर के कंफर्ट की पोजीशन जहां पर सिस्टम पूरा स्टेबल बनेगा वो होगी इक्वेटोरियल पोजीशन। सो इक्वेटोरियल पोजीशन विल बी द पोजीशन फॉर लोन पेयर ऑलवेज इन दिस केस। तो बेटा जरा सोचो, A4E1 मैं पहले ड्रॉ करता हूं, फिर आप बताइएगा। A4E1 को यदि मैं ड्रॉ करूं तो बेटा यहां पर आएगा सेंट्रल एटम, और मैंने एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखनी होगी लोन पेयर, तो यहां पर मैंने रख दी है एक लोन पेयर। बेटा ये आ गई है लोन पेयर। अब देखो मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 लोन पेयर, ये वाला भी केस मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मॉलिक्यूल में आपको 2 लोन पेयर रखनी है, वो भी आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखिए। तो अब मैंने दोनों लोन पेयर को इन पोजीशंस पे प्लेस किया, और जब 3 लोन पेयर रखनी है तो भी यही करना है। ये रखा मैंने सेंट्रल एटम, ये 3 पोजीशन पर आएगी लोन पेयर, और ये 2 पोजीशन पे होंगे बॉन्डेड एटम। जो अभी ड्रॉ किया है यहां पर हमने लगा दिए बॉन्डेड एटम्स, और अब आ गई हमारे पास 3 लोन पेयर जो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगी। तो बेटा लोन पेयर के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में इक्वेटोरियल पोजीशन मिनिमम रिपल्शन की पोजीशन होती है, इसलिए AX5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का होगा। इसका शेप आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका शेप आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई राइट इट हियर, TBP शेप आएगा। पर AX4E1 को ध्यान से देखिए बेटा, यदि मैं इसको अपसाइड डाउन ऐसा टर्न कर दूं ना, तो इट लुक्स लाइक अ सीसॉ। केयरफुली सोचिए, 3D स्ट्रक्चर है। यदि आप वर्टिकल वाली लाइन को बोर्ड के प्लेन में मान रहे हैं, तो एक पोजीशन बोर्ड के पीछे जा रही है और एक पोजीशन बाहर आ रही है। इसको ऐसा अपसाइड डाउन टर्न कर लेते हैं तो ये सीसॉ जैसा अपीयर होगा। तो बेटा जो शेप आएगा वो सीसॉ शेप्ड मॉलिक्यूल बनेगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें जो एंगल होंगे वो सीसॉ भी परफेक्ट, ये 180 पर नहीं आएंगे, ये भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर रिपेल करेगी। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो एंगल आएंगे वो भी 120 या 90 डिग्री से कुछ कम होंगे। मैं लिख देता हूं इस बात को भी कि जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन 120 डिग्री एंड 90 डिग्री वाले एंगल्स आएंगे। अब आप चेक करिए और मुझे बताइए कि AX3E2 वाले शेप को क्या लिखें। ये रहा AX3E2। बेटा क्या ये T जैसा नहीं दिख रहा है? यस, इट इज T शेप्ड, इट इज T शेप्ड। और बेटा T शेप्ड में एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से थोड़ा कम ही रहेगा,
क्योंकि दोनों लोन पेयर है ना, ये थोड़ा ज्यादा रिपेल करेगी और सारी बॉन्डेड पेयर थोड़ी सी क्लोज आ जाएगी। और बेटा फाइनली ये वाला केस जो आप देख रहे हैं ये परफेक्टली लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल इसमें 180 डिग्री आएगा। सो नोट इट डाउन, स्टेरिक नंबर 5 का केस। कोई डाउट है तो पूछिए, मैं आपने जो चैट में लिखा है वो अब चेक कर रहा हूं। वन 180 से कम इसलिए नहीं दिखाया बेटा क्योंकि अब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गया, 3 लोन पेयर भी तो वहां पर प्रेजेंट है, तो सब कुछ सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएगा उस केस में। 90 डिग्री से कम वाली बात मैंने बताई बेटा, वो जो लोन पेयर्स हैं वो बॉन्डेड पेयर को थोड़ा दबा देगी, टी के जो 180 वाला सेपरेशन है एटम्स का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके बेटा, अब वीएसईपीआर थ्योरी के 2 केसेस, एक स्टेरिक नंबर 6 और एक स्टेरिक नंबर 7 वाले और हैं, तो यदि हम 2-3 मिनट का टाइम और यूज करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम होमवर्क पर भी जा पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप 2-3 मिनट के टाइम को और कंटिन्यू करते हैं, एक्सटेंड कर लीजिए, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? क्विकली हो जाएगा, उसमें ज्यादा केसेस वैसे भी नहीं है। तो बेटा आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेरिक नंबर 6। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इसमें होती है ऑक्टाहेड्रल। इसमें आपके AX6 टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है फर्स्ट केस, और एक हो सकता है AX5E1, और एक केस हो सकता है AX4E2। मैं जो बता रहा हूं ये कॉमन केसेस ही है बेटा। अब AX6 में आपको मिलता है ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल इज वेरी सिंपल, एक सेंट्रल एटम के आसपास 6 बॉन्डेड एटम्स को बस आपको सिमेट्रिकली अरेंज तो करना है 3 डायमेंशनली। तो ये समझ लीजिए कि एक लेफ्ट, एक राइट, एक फ्रंट, एक बैक और एक टॉप, एक बॉटम, ऐसी पोजीशंस को ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये बना हुआ स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है बेटा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड एंगल की वैल्यू एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच की सारे 90 डिग्री के एंगल्स मिलते हैं। अब बेटा आई एम टेकिंग अनदर केस। इसमें यदि AX5E1 है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम कि अब आप लोन पेयर कहां रखें, किसी भी पोजीशन पे रखिए। इस बार सेंट्रल एटम से जुड़ेंगे 4 एटम लाइक दिस, एक एटम अबव दिस प्लेन, और एक लोन पेयर आ जाएगी एक पोजीशन पर, ऐसे जैसे मैंने शो किया है। तो बेटा इस शेप को कहा जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। एग्री हो? देखो जरा, क्या आप सभी को ये स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है शेप? स्क्वायर पिरामिडल। एंड फाइनली यदि इसमें 2 लोन पेयर आ जाए तो बेटा ये फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट आने के बाद ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हो जाएगी लाइक दिस। ये 2 लोन पेयर्स को मैंने ऊपर और नीचे एक एक पेयर को दिखाया, और ये 4 बॉन्डेड एटम्स हैं बेटा, सो दे आर मेकिंग अ स्क्वायर प्लेन। हाँ जी, बॉन्ड एंगल की बात भी कर लेते हैं। निश्चित ही जब लोन पेयर आती है तो वो बॉन्डेड एटम्स को थोड़ा सा क्लोज लाती है, और इसकी वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री मिलेगी इन बोथ द केसेस। बॉन्ड एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री मिलेगी इन बोथ द केसेस।
And finally I am writing one more last case. 7 स्टीरिक नंबर में बेटा ये होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल में यदि आपके पास AX7 टाइप का मॉलिक्यूल है तो ये पेंटागोनल बायपिरामिडल, शॉर्ट में से PBP लिखते हैं, ऐसा होगा। बेटा केयरफुली देखना, इसमें 5 एटम एक ही प्लेन में होते हैं और एक एटम अबव द प्लेन होगा और एक एटम बिलो द प्लेन होगा। बॉन्ड एंगल की वैल्यू 72 डिग्री एंड 90 डिग्री आती है इसमें। बेटा इतने पर इसके कुछ एक दो केसेस के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आगे जब हम एप्लीकेशन एग्जांपल्स के साथ लेंगे वहां बताऊंगा। अभी इतनी ही लिस्ट अपने रिकॉर्ड में रखिए और इन पर बेस्ड आप लोगों को अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में, जो क्लास ग्रुप्स हैं आपके, वहां पर अब होमवर्क मिलने वाला है, तो उस होमवर्क को आप कंप्लीट करिएगा। हर नेक्स्ट क्लास के पहले आपका पुराना वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप साथ साथ चलेंगे, बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देंगे, तो टॉपिक हमेशा कंफर्टेबली आपको समझ में आएगा। और मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, एंड आई ऑलवेज रिपीट, कि सबसे पहली चीज केमिस्ट्री में क्लास बहुत ध्यान से अटेंड करनी चाहिए, नोट्स अच्छे से बनाना चाहिए। आधी प्रॉब्लम्स तो इन्हीं से आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपके फिर अलग से जो एफर्ट्स होते हैं ऑफ द क्लास वाले, ये आप मिनिमाइज कर सकते हैं इन चीजों से। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।